नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और धमाका खेज खबर आ रही है कोलकाता से। और कोलकाता से जुड़ गए हैं हमारे साथ पंकज विश्वास जी। बहुत स्वागत है नमस्कार। पंकज जी। और आपकी स्माइलिंग बता रही है कि बहुत बड़ी खबर लेकर के आप बैठे हुए हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि खबर क्या है। सर, खबर वही है कि इतने दिनों से जो खबर चल रही थी कि टीएमसी का जो पूरा फॉर्मेट है, हम लोग तृणमूल मतलब इक्वल टू ममता बनर्जी मानते थे। अब तृणमूल इक्वल टू आउट ऑफ ममता बनर्जी हो चुका है। और पश्चिम बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो इतना हंगामा हो रहा था, किसके पास सत्ता का असली पुरजोर, सत्ता का जोर किसके पास है, अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी के पास? क्योंकि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने एक फर्जी एक लेटर जारी किया था जिसमें 80 विधायकों का उसमें सिग्नेचर था। लेकिन वो सिग्नेचर जो है उनको बिना बताए उनका सिग्नेचर कॉपी कर लिया गया था। उसके बाद सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, हायर स्टेट थाना में वो केस हुआ। फिर एक नया विद्रोही गुट तैयार हुआ, जिस विद्रोही गुट ने बताया कि साहब हमारा जो सिग्नेचर है ये कॉपी कर लिया गया है, डुप्लीकेट हुआ है, हमें पता भी नहीं है। और कि जो पार्टी विद इन द पार्टी लाइन कोई रिजोल्यूशन भी नहीं बना कि किसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए। तो हमें बिना बताए जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है ये गैर कानूनी है और पार्टी संविधान के खिलाफ, ये पार्टी संविधान के भी खिलाफ है। तो हम इसको नहीं मानते हैं। और फिर बाद बाकी जितने भी विद्रोही गुट के जो लोग थे उनको ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा, एक इंटाली के विधायक हैं, एक उलुबेरिया के विधायक हैं, इन दोनों ने फिर उस विद्रोही गुट का जो ये जो विद्रोह हुआ उसको आगे बढ़ाए। फिर पहले तो 20, फिर 22, फिर 25, फिर 35, इस तरह काड़वा बढ़ता गया। और अभी जो है सर 60 विधायकों का समर्थन के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए आज सुबह 11 बजे विधानसभा में ऋतुव्रत बनर्जी ने खुद का नाम प्रस्ताव किया था। और उसमें लोगों का सपोर्ट भी था। और सबसे बड़ी बात है कि सर चौंकाने वाली बात यह है कि लीडर अपोजिशन के लिए ऋतुव्रत बनर्जी का नाम पास भी हो गया है। और एक और चौंकाने वाली बात है कि ममता बनर्जी को इतना जो गुरूर था अपने मुसलमान वोटों पे या मुसलमान विधायकों पे, वो सोच रही थी कि और कोई भी भाग जाए लेकिन मुसलमान विधायक नहीं भागेंगे। तो मैं आपको बता दूं सर कि जावेद खान जैसा टीएमसी का ताबड़तोड़ नेता, बहुत बड़ा नेता माना जाता है और मुसलमानों का रहनुमा माना जाता है, वो जावेद खान भी इस नए गुट में, विद्रोही गुट में शामिल है। आखिरुज्जमान जैसे लोग, जितने भी मुसलमान इनके विधायक है वो शामिल है। और एक शिवली शाह है, वो भी बहुत बड़ी लीडर मानी जाती थी टीएमसी में, मुकुल रॉय की काफी करीबी थी, उनका उस समय बहुत रोल था टीएमसी में। और ममता बनर्जी की भी शिवली शाह काफी करीबी मानी जाती थी। शिवली शाह जब बीजेपी में चले गए थे उसके बाद भी वो नहीं गई थी, तो ममता बनर्जी को शिवली शाह को काफी आगे बढ़ाया था पार्टी में और अलग अलग पोस्ट से भी नवाजा था उनको। तो वो शिवली शाह भी जो है, जो बहुत पुरानी लीडर है ममता बनर्जी के साथ थी। सारे लोग जो है पुराने नए सब इस नए गुट में शामिल हो गए हैं। और ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते अब 60 विधायकों पे पहुंच गया है। और लोग ये मान रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है और बढ़ेगा, 70-75 तक ये नंबर आगे जा सकता है। इसका मतलब ममता बनर्जी के पास अभी पार्टी का पूरा भी कंट्रोल, पार्टी का लगाम उनके हाथ में नहीं है। और ये तो सिर्फ विधायकों की बात है। आने वाले दिनों में ऑपरेशन लोटस का जो दिल्ली चैप्टर है, ऑपरेशन 272, वो भी सर आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो फिलहाल विधानसभा में हलचल है, आने वाले दिनों में लोकसभा में भी हलचल होगी। और आप देखेंगे कि जितने भी काकुली घोष दस्तेदार सांसद सौगत राय, सुखेंदु शेखर राय जैसे जितने बागी सांसद हैं, वो भी ममता बनर्जी से दूर होते दिखेंगे। तो अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि ममता बनर्जी जिन चट्टोपाध्याय को शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनवाना चाहती थी, उनको चैलेंज किया गया था। अभी ऋतुव्रत जो आपके बनर्जी हैं, उन्होंने ये एक दावा पेश किया 60 विधायकों के साथ होने का। 58 सिग्नेचर उन्होंने सौंपे हैं स्पीकर साहब को। ये सुबह खबर आ रही थी, अब उन्होंने कहा है कि हमारे साथ 60 एमएलए हैं
और स्पीकर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है। उनको चाबी दे दी गई है, वो दफ्तर में बैठे हैं जाकर के, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के दफ्तर में। अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके पक्ष के लोगों ने दावा किया है कि ये केवल 60 एमएलए ही हमारे साथ नहीं है, 22 एमपी भी हमारे साथ हैं और मौका आने पर वो भी सामने आ जाएंगे। एक और बड़ी खबर है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच गई है। यानी अभिषेक बनर्जी के घर पर इस समय ईडी की छापेमारी हो रही है। अभिषेक बनर्जी अब से करीब 1.5 घंटा पहले अपनी गाड़ी में सवार होकर के ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे। ममता बनर्जी के यहाँ जितने भी उनके बचे हुए विश्वास पात्र हैं, उनका जमावड़ा लग रहा है। यानी कलकत्ता में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं और इसका मतलब ये होता है कि टीएमसी अब टूट के कगार पर पहुंच गई है। 60 एमएलए अगर बनर्जी के पास हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 80 विधायकों के 2/3 से ज्यादा हैं। 54 चाहिए, 2/3 से ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो चाहें, हालांकि अभी वो ममता बनर्जी के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं और उनका कहना है कि वो हमें गाइड करें, तो हम उनके गाइडेंस में ही काम करने को तैयार हैं। लेकिन 2/3 विधायक उनके पास हैं, 22 एमपी अगर उनके पास हैं तो अब पार्टी पर वर्चस्व उनका है। पंकज जी, मैं ठीक कह रहा हूं? सर 100% ठीक कह रहे हैं। पार्टी पे उनका ही विरोधी जो गुट है, विद्रोही जो गुट है, उनका वर्चस्व तो है। लेकिन सर ये सच है कि इसमें अगर सांसदों का अपना गुट है तो सांसदों में जिस तरीके से विधायकों में ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा, ये 2 इंसान आगे उभर कर आए हैं, उसी तरीके से सांसदों में काकुली घोष दस्तीदार आगे उभर के आई हैं। लेकिन पार्टी का एक सबसे बड़ा लीडर होता है, सुप्रीमो जिसको कहते हैं। मान लीजिए अगर अभी बीजेपी है तो नरेंद्र मोदी को सभी अपना नेता मानते हैं, अमित शाह जी भी अपना नेता मानते हैं। तो वो अभी सुप्रीमो ना होते हुए भी नरेंद्र मोदी को हम पार्टी का सबसे बड़ा नेता मान सकते हैं। लेकिन अभी जो विद्रोही गुट में ये समस्या है कि आप सबसे बड़ा नेता इसमें कौन होगा। काकुली घोष दस्तीदार सबसे पुरानी नेता है, लेकिन वो सांसदों की नेता बन सकती है। ये ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा, ये लोग जो है विधायकों के नेता बन सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जैसा स्टॉलवर्ट नेता अभी भी उनके पास नहीं है। जैसे शुभेंदु अधिकारी जैसा, जिसके साथ जनता का बहुत बड़ा समर्थन हो, उस टाइप का समर्थन ऐसा कोई नेता इनके पास है नहीं। टीएमसी में 2-3 ही नेता थे जो बड़े नेता थे, जो पूरे सर्वभारतीय स्तर पे उनका नाम गिना जाता था। पहली तो ममता बनर्जी जरूर वही थी। दूसरे मुकुल रॉय को माना जाता था, उनको चाणक्य बोला जाता था। हालांकि वो जीत कर आए हुए नेता नहीं थे, लेकिन उनको राजनीति की अच्छी समझ थी और तृणमूल कांग्रेस के किसी भी इकाई के नेता को वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे, कौन कहाँ पोस्टेड है, कौन निचले स्तर तक कौन नेता है, सबका वो हिसाब रखते थे और खुद जानते पहचानते भी थे। और एक थे शुभेंदु अधिकारी। तृणमूल कांग्रेस में 3 बड़े नेता थे, यही 3 थे। लेकिन इसके बाद कोई भी नेता नहीं है जिसका पूरे पश्चिम बंगाल में जिसका सम्मान हो या लोग उनको नेता मानते हो या पूरे भारत में उनको नेता की तरह माना जाता है। ऐसा कोई विद्रोही गुट में है नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी वो ममता बनर्जी को अपना नेता के तौर पे मान रहे हैं। लेकिन मैं जिस ममता बनर्जी को जानता हूं वो टूट जाएंगी, लेकिन मानेंगी नहीं। वो अभिषेक बनर्जी को ही पार्टी का अगला चेहरा के तौर पे वो ट्रीट कर रही है। हालांकि वो चाहते हैं कि जब तक वो है, यानी कि जब तक ममता बनर्जी है, तब तक वो किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगी। लेकिन उत्तराधिकारी के तौर पे जब वो नहीं रहेंगी, उस तरीके से अभिषेक बनर्जी को वो आगे बढ़ा रही है, नंबर 2 पे रख रही है इसलिए। लेकिन अभिषेक बनर्जी के साथ कोई मानसिक रूप से किसी का जुड़ाव नहीं था। अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से पार्टी चलाया, लोगों ने सारा कुछ वो तो कहा ही है। इसीलिए मुझे लगता है, और आपने जो बोला सर कि अभिषेक बनर्जी के घर पे ईडी की रेड हो रही है, अभिषेक बनर्जी को बहुत पहले ही सर उठा लेना चाहिए था, बहुत पहले ही उनको उठा लिया जाता। अभिषेक बनर्जी के घर पे ईडी की जब टीम गई थी आज से बहुत साल पहले, तब ममता बनर्जी
दौड़ी दौड़ी चले गए थे, उन्होंने ईडी के लोगों को वहां से धक्का मार के निकाल दिया था। फिर जब राजीव के पुलिस जो थे कोलकाता के सीपी, बाद में वो डीजी बने, तो उनके घर पे जब सीबीआई छापा मारने गई थी तब उन्होंने हंगामा खड़ा किया था। लेकिन आज सर वो स्थिति नहीं है। आज अगर वो हंगामा करने की कोशिश करेंगे या गिने चुने लोग वहां पे हंगामा करने की कोशिश करेंगे तो सारे हिरासत में लिए जाएंगे। आपको समझना चाहिए कि आज सत्ता में, आज उनकी सत्ता है नहीं, सत्ता भी हाथ से चली गई है और पार्टी भी उनके हाथ में नहीं है। किसका जोर वो दिखा रहे हैं? अगर ये कल अगर अलग फोरम बना ले या बोले कि तृणमूल कांग्रेस, तो ममता बनर्जी को ही तृणमूल कांग्रेस से एक्सपेल किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में है, तृणमूल कांग्रेस के संविधान में ये है कि अगर उनके लोग जितने भी संसदीय बोर्ड के मेंबर जितने हैं तृणमूल कांग्रेस के, तृणमूल संसदीय बोर्ड के मेंबर अगर सब मिलके से डिसीजन लेंगे कि किसको पार्टी का सुप्रीमो बनाना है तो वो ले सकते हैं, टेक्निकली भी ले सकते हैं, पार्टी संविधान के तौर पे भी ले सकते हैं। तो कल ये ममता बनर्जी को ही पार्टी से खदेड़ सकते हैं। खदेड़ेंगे या नहीं वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन ये परिस्थिति आज बन सकता है सर। आवाज नहीं आ रही सर। पंकज जी, ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है ये? सर इससे बड़ा झटका और क्या होगा? सत्ता हाथ में नहीं है, खुद ना विधायक है ना सांसद है, कहीं भी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि आज पार्टी का भी कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। 2-3 लोग उनके साथ हैं। देखिए, एक कल्याण बनर्जी है, एक कुणाल घोष है, एक डेरेक ओब्रायन है और 2-4 लोग ट्वीट पे उनके साथ है, लेकिन सामने नहीं आ रहे। महुआ मोइत्रा इतनी बड़ी नेता जो खुद को मानती है, जो मोदी जी को चैलेंज करती थी, अमित शाह जी को चैलेंज करती थी, एकदम संसद भवन के सामने उस समय नया नवेला संसद भवन बना था, उसके सामने उन्होंने जिस तरीके से जिहाद घोषणा किया था बीजेपी के खिलाफ, आज वो कहाँ है? सायोनी घोष कहाँ है जो मक्का मदीना जाना चाहती थी? और लोग कहाँ हैं? सौगतो रॉय कहाँ है? कोई देखिए, कोई सामने नहीं आ रहा। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह को देखने की हिमाकत कर रहे थे, जो लोग उनको ये कर रहे थे, तो आज देखिए वो लोग कहाँ हैं? आज कोई नहीं दिख रहा है उनके सामने। ममता बनर्जी बस अपने 3-4 लोगों के साथ खड़ी हैं। माला राय हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है जिस बॉबी हकीम कलकत्ता पे अपना दावा ठोकता था, जो बॉबी हकीम कलकत्ता के आधो जगहों पर जिसने उर्दू पोस्टर लगा दिए थे, उर्दू साइन बोर्ड लगा दिए थे, जो पश्चिम बंगाल के 50% जनता को उर्दू में बात करते हुए देखना चाहता था, मुसलमान छोड़ के और धर्म में पैदा हुए लोगों को जो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं जो मानता था, आज तक देखिए वो कहाँ है? आज वो भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। जावेद खान जैसे लोग जो ममता बनर्जी के लिए अपना शीर्ष कटाने की बात करते थे, वो देखिए आज ममता बनर्जी के साथ नहीं, वो आज विद्रोही गुट में खड़ा है। आज ममता बनर्जी बहुत खराब स्थिति में है। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी की राजनीति अब बिल्कुल महाराष्ट्र के पैटर्न पर चली गई है? जिस तरह उद्धव ठाकरे, संजय राउत कोसते थे, गालियां देते थे, लिटरेरी गालियां देते थे अमित शाह को और मोदी को, उसी तरीके से यहाँ से भी, कोलकाता से बैठ करके भी और संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी लगातार बदजुबानी की गई थी। एक और चेहरा मैं आपको याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल विधानसभा का विशेष सत्र केवल इसलिए बुलाते थे ताकि वो अपनी भड़ास निकाल सकें और गालियां बक सकें और कायर और मनोरोगी बता सके, चौथी पास राजा बता सकें मोदी को। अरविंद केजरीवाल 3 महीना 13 में रह गए हैं, पंजाब में अभी तक है, फरवरी 2027 में वहां भी चुनाव है, उसके बाद उनकी क्या गत होगी कह नहीं सकते। उद्धव ठाकरे को आज कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी पार्टी टूट गई, सिंबल चला गया और अब वो असली पार्टी के मालिक भी नहीं है, ओनर भी नहीं रह गए हैं, मातोश्री का जलवाए जलाल खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी जो खुद को अपने को महारानी समझ बैठी थी, 15 साल के शासन में इतनी एरोगेंट हो गई थी कि किसी को कुछ सुनने को समझने को तैयार नहीं थी। राष्ट्रपति आई तो उनका भी अपमान कर दिया, उनका भी प्रोटोकॉल पालन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में किस तरह की बातें करती थी,
तो इन जितने भी ये एरोगेंट पॉलिटिक्स करते रहे हैं, ये सब एक एक करके किनारे लगते जा रहे हैं। सर, जितने भी देश विरोधी ताकत भारत में थी, और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी जरूर, मैं मानता हूं कि वो एक देश विरोधी ताकत थी, तो जिनका इन सारे लोगों का एक ही हश्र हुआ, जनता देश के साथ है, जनता इन लोगों के साथ नहीं है। आज देखिए ममता बनर्जी की क्या हालत हुई। ममता बनर्जी सर खुद को मानती थी कि वो एक ग्रेटर बंगाल की वो एक महारानी है, या ग्रेटर बंगाल की वो एक सर्वाधिनायिका। देश के राष्ट्रपति के लिए उनके पास समय नहीं था। वो उस समय मीडिया में बोल रही थी कि राष्ट्रपति मुझे बिना बताए चली आई, क्या हमारे पास काम नहीं है क्या? 50 बार कोई आएगा, मैं 50 बार लाइन लगा के उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहूंगी क्या? आज देखिए वो उनका उस वक्तव्य के 1 महीने के अंदर उनका क्या हालत हुआ। सर वो देश की राष्ट्रपति हैं, वो महामहिम है, उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। वो उनसे भी खुद को उनसे भी ऊपर समझती थी। अगर समझते हैं तो ऊपर अब खुद को लाइए, आप खुद को साबित कीजिए। 42 विधायक, अगर 42 के 42 विधायक सांसद भी उनके साथ हो जाए तो भी वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी ना बन पाए। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए भी भारत में कम से कम 100 के आसपास सांसद का जरूरत होता है, जो उनके पास नहीं था। उनसे आधे भी नहीं था। अगर 42 के 42 भी जीत जाते। एक इतना छोटा राज्य है, मैं छोटा होने मतलब मैं मैप के तौर पे कह रहा हूं, मैं इसको छोटा नहीं मानता, फिर भी बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा राज्य है पश्चिम बंगाल, 7 करोड़ की जनसंख्या है, जो भारत का एक अभिन्न अंग है। आप उसकी वहां के एक मुख्यमंत्री होने के बाद आप इस तरीके का आचरण करते हैं कि आप देश का कोई हिस्सा है ही नहीं। ये किस तरीके की राजनीति है? राजनीति का एक लहजा होता है। वो सारे सब कुछ को पार कर गई थी। वो उनका जो पैटर्न था, उनने अपने पॉलिटिक्स का पैटर्न 2016 के बाद जो बदला, आज इसी के वजह से ममता बनर्जी की ये हालत है। पहला तो पूरा अपना भाई भतीजावाद पे वो चली गई। अपने सारे भाइयों को उन्होंने पार्टी के पोस्ट पे लेके आया, अपने फैमिली मेंबर्स को पोस्ट दिया, अपने भतीजों को पार्टी का सेकंड इन कमांड बनाया, और उसके बाद इतना घोटाला यहाँ पे हुआ, फिर भी वो सुनी नहीं। वंदे मातरम कहने वाली ममता बनर्जी, जय हिंद कहने वाली ममता बनर्जी जय बांग्ला पे शिफ्ट हो गई, खेला हो गए, ये सब बोलने लगी। पूरा बांग्लादेशी पैटर्न पे वो चली गई। जब बांग्लादेश में शेख हसीना वहां पे जब इशू हुआ, तब उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। उनका जो साल में एक बार जो उनका वो 21 जुलाई वाला जो प्रोग्राम होता है, 21 जुलाई को, जब वो बड़ा सभा करती है कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के पास, तो उस सभा से उन्होंने वो नारा दिया था कि बांग्लादेश में कोई अगर परेशानी में है तो आए चले, हमारे पास चला आए। हालांकि उस समय उनको लगा था कि जमातियों को समस्या होगी, बीएनपी के लोगों को समस्या होगी, और शेख हसीना उन लोगों को खदेड़ देंगी, तो वो जमातियों को लेना चाहते। जब शेख हसीना का वहां से सत्ता चला गया, शेख हसीना जब वहां हार गई और इधर चली आई भारत में, तब उन्होंने वो क्लोज कर दिया। तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो स्टेट मैटर है नहीं, ये तो देश का मैटर है, प्रधानमंत्री जी जो करेंगे हम उनके साथ। उस समय जब अवामी लीग के लोगों को प्रॉब्लम आया, तब वो अपना दरवाजा बंद कर दी, क्योंकि वो जमातियों के साथ थी, वो बीएनपी के लोगों के साथ थी। तो ममता बनर्जी ने जो अपना पॉलिसी शिफ्ट किया है, और जिस तरीके से विद इन द पार्टी लाइन वो तानाशाही करती थी, सोचिए कि एक भद्रलोक को वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहती थी, शोभनदेव चैटर्जी को। तो शोभनदेव चैटर्जी जैसे नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में किसी को कोई समस्या नहीं होता, अगर उनको बताया जाता तो। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा रहा है, वहां अपने ही विधायकों को वो बताने का जो जरूरत है, उसका वो जरूरत भी वो महसूस नहीं कर रही थी। लोगों का सिग्नेचर कलेक्ट करके उसको चोरी करके जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया वहां पे। ये किस तरीके की राजनीति है? अपने ही लोगों पे आप भरोसा नहीं करते। जिसकी वजह से पार्टी हार गई, उसी अभिषेक बनर्जी को वो बोल रही थी स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए, जिसके लिए लोग राजी नहीं हुए, ममता बनर्जी को भी भला बुरा कहने लगे। तो आज ममता बनर्जी अपने ही पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है। वो लोगों को तोड़ती थी दूसरे पार्टियों से, उन्होंने ही ये शुरू किया है बंगाल में कि किस तरीके से दूसरी पार्टी को अलग अलग प्रलोभन देके तोड़ा जाए। तो आज वही हो रहा है। आज मकड़ी अपने ही जाल में फंस चुकी है। पंकज जी, दिल्ली के खिलाफ लोगों के सेंटिमेंट्स भड़काना, लगातार दिल्ली के खिलाफ लोगों को खड़ा करना, CAA लागू नहीं होने दूंगी, वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने दूंगी, ये मेरी लाश पर लागू होंगे,
SIR तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी और इनको मेरे ऊपर से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये सब जो केंद्र के कानून हैं, जो मैंडेटरी हैं, सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी है, उस पर भी इस तरह का माहौल बनाना और चीजों को रोक करके बैठ जाना, ये सीधा दिल्ली से टकराव था, या मैं कहूं अगर सही शब्द का तो एक टुच्ची राजनीति थी। सर वो दिल्ली से नहीं टकरा रही थी, वो देश से टकरा रही थी। वो हमेशा खुद को देश से अलग दिखा रही थी। वो अपनी चुनावी भाषणों में बोलती थी कि बांग्ला के गुजरात होते थे बोला, मतलब बांग्ला को, पश्चिम बंगाल को मैं गुजरात नहीं होने दूंगी, पश्चिम बंगाल को मैं उत्तर प्रदेश नहीं होने दूंगी। अरे आज देखिए उत्तर प्रदेश का GDP कहाँ चला गया है। आज देखिए गुजरात किन किन क्षेत्रों में आगे चला गया है। आज देखिए, आज ममता बनर्जी के हारते ही, एक नया सरकार होते ही, आज अमूल कंपनी ने यहाँ पे घोषणा कर दिया है कि वो यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाएंगे। उनके जमीन को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। यहाँ अमूल जो है दही का एक प्लांट लगाएगा, जहां से दही, लस्सी, छाछ और जितने भी उनका वो प्रोडक्ट है, दूध का प्रोडक्ट है, ये सब वहां पे बंगाल में उनका फैक्ट्री लगेगा। तो यहाँ अगर फैक्ट्री लगेगा तो यहाँ काम भी होगा। लेकिन ममता बनर्जी रोक के रखी थी। ममता बनर्जी ग्लोबल बिजनेस समिट करती थी, वहां दूसरे देशों से भी वहां बिजनेसमैन को बुलाती थी, अदानी अंबानी से जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन सबको बुलाती थी, उनसे सिग्नेचर भी करवाती थी, लेकिन उनको जमीन नहीं देती थी। हर बार एक नाटक करती थी। तो ममता बनर्जी का सारा ये ढोंग, सारा नाटक सिर्फ सत्ता में रहने के लिए था और दिल्ली से नहीं, वो हमेशा देश से अलग खुद को दिखाना चाहती थी। लड़ाई उनके दिल्ली के साथ नहीं थी, लड़ाई उनको देश के साथ था। वो चाहती नहीं थी कि पश्चिम बंगाल जो है एक देश का हिस्सा की तरह वो उनको ट्रीट करेंगे। वो हमेशा चाहती थी, वो मुझे लगता है इस बार अगर जीत जाती तो अपने जमाती भाइयों को, अपने विशेष वर्ग के लोगों को इसके लिए प्रोत्साहन या प्रेरणा देती कि चलो भारत से अलग हो जाते हैं, क्या होगा भारत में रहने के साथ, भारत ने हमें दिया है क्या। इस तरीके का वो एक अलग प्रोपेगेंडा कर सकती थी। और उन्होंने शुरू भी कर दिया था वक़्फ़ आंदोलन में, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आग फूंका था, तो वो तो उसी तरह का यही था। फिर आप देखिए मालदा मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंदुओं को वहां पे काटा गया, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लोगों को घर बेघर किया गया, आज भी बहुत लोग वहां अपने घर जाने से डर रहे हैं। ममता बनर्जी तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया था देश विरोधी तत्वों को। आज इसी की वजह से ममता बनर्जी की ये हालत है। घुसपैठियों को संरक्षण देना, उनको खैरात बांटना, और जो केंद्र कार्रवाई करना चाहता था, घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग लगाना चाहता था, उसके लिए BSF को जमीन नहीं अलॉट करना, ये तो अपने आप में देश विरोधी कार्य है। क्या ममता बनर्जी के खिलाफ इसे लेकर के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक्शन नहीं होना चाहिए? सर जरूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में कहां कहां से फंडिंग आती है, कहा किस किस सेल कंपनी के थ्रू इनके पार्टी में फंडिंग आया है, ये भी मुझे लगता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA को ये भी तफ्तीश करना चाहिए, ये भी जांच करना चाहिए कि TMC के लोग कहां कहां से फंडिंग लेते हैं। क्यों अमेरिका का डीप स्टेट के लोग, क्यों अमेरिका के एम्बेसी के लोग ममता बनर्जी से इतना प्यार जताते हैं? क्यों 2011 में जीतने के बाद हिलारी क्लिंटन सीधा अमेरिका से अपना जहाज लेके कोलकाता एयरपोर्ट पे आई थी और सीधा ममता बनर्जी को कॉन्ग्रेचुलेट करके क्यों गई थी? वो सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन था या 2011 में ममता बनर्जी को लाने के लिए अमेरिका का क्या रोल था, ये भी जांच होना चाहिए। और उनका मकसद क्या था? क्यों इस बार मार्को रूबियो क्यों इस बार उनसे मिलने के यहाँ पश्चिम बंगाल में उतरे थे? सर बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा ये है जिसका जांच होना चाहिए, जरूर जांच होना चाहिए इन सब चीजों का। पंकज जी, आखिर में ये बताइए कि ईडी का शिकंजा कस गया है। अमित शाह को धमकी देने के मामले में BNS की अलग अलग धाराओं में ऑलरेडी मुकदमा कायम है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। कोयला घोटाले वाले मामले में ऑलरेडी वो एक्यूज हैं, और ईडी अगर पहुंची है तो बहुत तैयारी के साथ पहुंची होगी। और अभी ये जो फोर्जरी का मामला था, जो स्पीकर के पास इन्होंने दिया था कि ये MLAs के हस्ताक्षर हैं, इनको आप नेता प्रतिपक्ष बनाइए, ये फोर्जरी के मामले में भी CID की SIT इनके खिलाफ जांच कर रही है, जिसमें अभी ये अपनी बीमारी का नाटक करके अस्पताल में भर्ती होना चाहते थे एक्शन से बचने के लिए।
तो अभिषेक बनर्जी का क्या हश्र होने जा रहा है और ममता बनर्जी का अल्टीमेटली टीएमसी का क्या हश्र होने वाला है? सर, अभिषेक बनर्जी को तो अभी सलाखों के पीछे होना चाहिए था। बीच में चुनाव आ गया या कुछ भी हो गया हो, मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इनको तो बहुत पहले होना चाहिए था। चुनाव से बहुत दिनों 2 साल पहले लगभग उनका एक केस में भी नाम आया था, शिक्षक भर्ती जो घोटाला था। उस शिक्षक भर्ती घोटाले में सर उनका नाम था। और उनके जो मामा श्री थे, काली खट्टर काकू जिनको बोला जाता था, उनका पूरा बयान रिकॉर्ड है, उनका वोकल कॉर्ड का उनका पूरा बयान रिकॉर्ड हुआ है, उनका मोबाइल फोन से हुआ है, लैपटॉप से वॉइस रिकॉर्ड मिले हैं जहां अभिषेक बनर्जी का जिक्र है। और एफआईआर फाइनल चार्जशीट जो है उसमें नाम है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट वगैरह में भी उनका नाम है। तो सारे में नाम, शिक्षक भर्ती घोटाले में तो उनका सबसे ये रोल रहा है पैसा उठाने में। तो बहुत सारे कोयला घोटाले में भी है, बालू वाले केस में भी मामला है, बहुत सारे तस्करी में उनका नाम है। तो इतना गंभीर आरोप होने के बाद भी एक इंसान अभी बाहर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल। अगर ईडी गई है, देर आए दुरुस्त आए, कहावत है हिंदी में, तो आज कम से कम आज भी उनको हिरासत में ले लेना चाहिए और सीधे उनको इंटरोगेट करना चाहिए। फिरहाद हकीम का मेयर पद से इस्तीफा, ये इस समय की हेडलाइन है। फिरहाद हकीम भी जा रहे हैं क्या? सर, फिरहाद हकीम तो बहुत दिनों से डबल एजेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैंने तो पहले भी उसे नेटवर्क पे ये बात कहा है कि फिरहाद हकीम किसके पाले में है, वो सबसे बड़ा सवाल है। फिरहाद हकीम जो है, उनके कोलकाता म्युनिसिपैलिटी से इतने सारे जो कागज बाहर आ रहे हैं, वो बिना मेयर की जानकारी के तो वो आना तो लाजमी नहीं लगता है। और अगर है भी तो फिर फिरहाद हकीम को इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिरहाद हकीम खुद का इमेज बचाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि वो ममता बनर्जी से वो भी नाखुश है। वो भी बॉबी हकीम जो है, फिरहाद हकीम, अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से पार्टी में आगे किया गया है उससे वो भी नाखुश है। अभिषेक बनर्जी ने उनको अरेस्ट करवाने के लिए मल्टीपल केसेस किए थे कोलकाता के अलग अलग थानों में, तो उनको भी पता है। सारे लोगों का जो गुस्सा है ये अभिषेक बनर्जी को सामने लाने की वजह से ही है। वो मुकुल राय पार्टी छोड़े हो, शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़े हो, या सजल घोष हो, या तापस राय हो, या फलाना ढिमका कोई भी हो, जितने लोगों ने पार्टी छोड़ा है या आज ममता की पार्टी जो है टूटने की कगार पे है, कारण तो एक ही है। दुर्योधन सिर्फ एक है, वो है अभिषेक बनर्जी। सब सब अभिषेक बनर्जी का ही ये रायता फैलाया हुआ है। ममता बनर्जी अगर अभिषेक बनर्जी को इतना प्रमोट नहीं करती और जो लोग सही में पार्टी को अपना खून पसीना समझ लिए हैं उनको अगर इस तरीके से बैकलैश नहीं करती तो आज पार्टी की हालत न होती। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर के, जब वो भाषण दे रहे थे, कि सरकार चलाने के लायक तो हमारे पास बहुमत है, लेकिन देश चलाने के लिए हमें विपक्ष के सहयोग की जरूरत है। तो ऐसे ही जो केंद्र सरकार इस समय अपने हाथ में काम लिए हुए है बंगाल को सुरक्षित करने के लिए और बंगाल के जरिए राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए, और अगर शुभेंदु अधिकारी को भी एक समन्वय का, एक संवाद का, एक सौहार्द का वातावरण बनाना है और कार्रवाइयां करनी है भ्रष्टाचारियों और दुष्टाचारियों के खिलाफ, तो उसके लिए भी विपक्ष के सहयोग की दरकार थी। लेकिन एक बुरी टीएमसी से एक अच्छी टीएमसी उनके लिए अच्छी रहेगी। जरूर, बुरी टीएमसी से अच्छी टीएमसी तो जरूर अच्छी रहेगी, क्योंकि केंद्र में भी सरकार के पास अभी भी 2029 तक उनको बहुमत के लिए अलग अलग केस में जूझना पड़ रहा है। आप ही देखिए सर, चुनाव से पहले जब महिलाओं के लिए एक बिल पारित करने की कोशिश हुई तो सरकार हार गई उसमें। हालांकि मुझे लगता है कि वो भी एक पॉलिटिकल ये हो सकता है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो वो पास हो सकता था, क्योंकि इससे और भी बड़े बड़े जो प्रॉब्लमेटिक बिल्स से सरकार ने उसको पास करके दिखाया है, अमित शाह जी अगर चाहते तो। हालांकि वो पॉलिटिकल गैलरी से हो सकता है, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर ये अच्छी टीएमसी अगर हो और तो हो सकता है कि इसमें बीजेपी का भी फायदा हो, क्योंकि अगर 22 सांसद अगर इस पार आ जाए या ममता से वो हट जाए, ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी से या ममता बनर्जी की पार्टी से, तो 22 को अगर आप जोड़ दें तो 272 के करीब तो पार्टी तो 40 और 20 60 62 सिर्फ 10 सांसदों का फासला फिर रह जाएगा।
और मैं नहीं मानता कि सिर्फ 22 तक ही ये कारवां रुकेगा, क्योंकि 29 विधायक हैं। अगर 80 में से 60 विधायक अगर भाग जा सकते हैं, तो कल्याण बनर्जी जैसे लोग भी मुझे लगता है कि आज वो ममता बनर्जी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन कल्याण बनर्जी अधिवक्ता है और राजनीति के माहिर खिलाड़ी, हो सकता है कि वो भी भाग जाए। अवसरवादी तो कोई भी टीएमसी में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो 22 का नंबर जो है 25, 26, 27 तक हो सकता है कि चला जाए, कम से कम 25 तक तो जाना ही चाहिए। तो फिर ये गैप और कम हो जाएगा। तो अच्छा है, ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी अगर उसको एक्नोलेज कर रही है, मतलब ऋतुब्रत बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह, तो इसको मैं उसी ममता बनर्जी के उसी स्टाइल के साथ इसको रिलेट करके देखना चाहूंगा, जब मुकुल रॉय को टीएमसी में होने के बाद भी उनको बीजेपी का ही विधानसभा में उनको माना जाता था, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, जो विरोधी पार्टियों के लिए जो कमेटी जो संरक्षित थी इतने दिनों तक। फिर बहुत सारे लोग, कृष्ण कल्याणी जैसे लोग, बहुत सारे लोगों को उन्होंने टीएमसी में ज्वाइन करवा के भी बीजेपी का जो रिजर्व सीट था वहीं पे उन्होंने बैठाया था। तो अभी इन लोगों ने ममता बनर्जी का ही जो खेल है, वो ममता बनर्जी का ही दांव ममता बनर्जी पे भारी कर दिया है। तो अच्छी बात है, ममता बनर्जी का ही दिखाया हुआ रास्ता है। और जब हम इस बहुत बड़े घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे थे आधे घंटे के दौरान, दो और बड़ी घटनाएं घट गई। एक, कलकत्ता के मेयर ने इस्तीफा दे दिया है, फिरहाद हकीम ने। दूसरे, अभी अभी जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी के घर पर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और एक के बाद एक नेता वहां पहुंच रहे हैं। एक बड़ी बैठक है, क्योंकि महासंकट है इस समय ममता बनर्जी के लिए। उनकी पार्टी दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है, और जब चाहे तब जो ऋतुव्रत है और जो उनके साथी हैं, वो अपने को असली टीएमसी घोषित कर सकते हैं। और ये जो अलग अलग अब नगर निगम और नगर पालिकाओं के चेयरमैन और मेयर इस्तीफा दे रहे हैं, इसको भी मैं एक बड़ा घटनाक्रम मानता हूं। टीएमसी के दो फाड़ होने की दिशा में जरूरत होती है। अलग अलग नगर निगम, पंचायतों के, जिला परिषदों के जो चेयरमैन हैं, उनमें से आपके साथ कितने हैं, इसमें जरूरत पड़ती है मदद के लिए और दो फाड़ मान्यता कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, बड़े घटनाक्रम के साथ आप जुड़े और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप सबसे निवेदन है, आपको ये अगर चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। विश्वास जी का चैनल है पॉलिटिकल डेली, उसको भी सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे क्यूआर कोड भी है और नीचे लिंक भी दिए गए हैं, वहां जाकर के आप सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।